Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 5 वीडियोस मैंने आपको दे चुके हैं, ठीक है। 5 वीडियो में तमाम चीज़ें मैंने तमाम बातें आपको पढ़ाई हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है स्पेक्ट्रम। मैं आपको क्लासिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लासिकल केमिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं मॉडर्न केमिस्ट्री पे आऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ही 2 पार्ट हैं, क्लासिकल केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये क्लासिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक आपका आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का इन शॉर्ट वन वर्ड आप बोल सकते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोल सकते हैं? स्प्लिटिंग। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी कि बढ़िया गाना गाने वाले एक ग्रुप में आ जाएं, बढ़िया क्रिकेट खेलने वाले एक ग्रुप में आ जाएं, ठीक है, बढ़िया पेंटिंग करने वाले एक ग्रुप में आ जाएं। दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। एक समूह को, कोई चीज ग्रुप में चल रही है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड क्या? स्प्लिटिंग। स्प्लिट यहां पर स्पेक्ट्रम बेसिकली ये वर्ड यूज होता है लाइट के लिए। किसके लिए यूज होता है? लाइट के लिए, ठीक है, रेडिएशंस के लिए। आपको पता है एक जो लाइट होती है, एक जो रेडिएशन होती है, उसके अंदर जो है कई तरह की वेवलेंथ होती है। एक रेडिएशन जो हमारे सन के अंदर, सन से 3 तरह की मेजर रेडिएशंस निकलती हैं। एक आपका होता है इंफ्रारेड, एक आपका होता है विजिबल, और एक आपका होता है अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E = hc बाई, क्या लिखा है बता रहा हूं, hc बाई लैम्डा। ये बताइए, अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? बताइए। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो सन से मेजर 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। पहला इंफ्रारेड, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। अच्छा, तो एनर्जी कम है तो इतना दूरी ट्रेवल करके वो अर्थ पे आ जाएगा? नहीं। यही रीजन है कि इंफ्रारेड बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पर पहुंचता नहीं। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट। सबसे नीचे होता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है। अच्छा, तक वेवलेंथ बहुत कम होगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको तो अर्थ पे आ जाना चाहिए, आता भी है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है कौन? ओजोन लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के 20 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत है, एक लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। आपको पता होगा ओजोन लेयर में होल हो गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन। उसी होल की वजह से थोड़े बहुत अमाउंट में अल्ट्रावायलेट धरती पे आ रही है और स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, तरह की तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। हाई एनर्जी रेडिएशन जब हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारी स्किन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमको स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। तो शुक्र बनाइए, गनीमत है कि भगवान ने ओजोन लेयर बनाई है और ओजोन लेयर क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। बचा क्या? विजिबल। यही विजिबल हमारे अर्थ पे आता है। अगर ये अर्थ पे ना आए तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, जो विजिबल रेडिएशन है, दिखने में तो एक रेडिएशन, कहने के लिए तो एक ही रेडिएशन विजिबल, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं। आप लोग पढ़े होंगे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कई तरह की वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ, और उन 7 कलर होते हैं और उन 7 की एनर्जी भी क्या होती है? इसके हिसाब से अलग अलग होती है। अगर वेवलेंथ डिफर करेगा तो एनर्जी भी क्या करेगी? डिफर करेगी। तो कैसे किसी रेडिएशन के अंदर के सारे वेवलेंथ को अलग कर दें, ठीक है, वही आज हम पढ़ेंगे। और अलग होने के फिनोमिना को, पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किससे रिलेटेड है? बेसिकली यहां पर लाइट से, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए लिखा हुआ, मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ूंगा, एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया। द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशंस ऑफ different wavelength of after passing through prism, प्रिज्म से पास करेंगे तो उस प्रिज्म क्या, कोई पूछे व्हाट इज प्रिज्म? जो किसी लाइट के अंदर मौजूद अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पाथ प्रोवाइड कर दे, अलग अलग रास्ता दिखा दे, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। तो पासिंग प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। एंड पैटर्न इज कॉल्ड, और जो पैटर्न बना दैट इज कॉल्ड क्या? स्पेक्ट्रम। लाइट का छितरा जाना, लाइट का बिखर जाना, लाइट का अलग अलग वेवलेंथ में अलग हो जाना, दैट इज डिस्पर्सन, फैल जाना। और उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम।
अच्छा, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक आपका होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी, तो एमिशन में आपको एक वर्ड बोलते हैं, नाम पे जाओ। एमिट का मतलब क्या होता है? निकालना। जब किसी सोर्स से लाइट एमिट हो और उसको प्रिज्म पे डालें और उसके बाद स्पेक्ट्रम बने। जब किसी सोर्स से लाइट एमिट हो, उसको प्रिज्म पे डालें और उसके बाद स्पेक्ट्रम बने, दैट इज कॉल्ड एमिशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जब लाइट को किसी मटेरियल से पास करो और मटेरियल उसके अंदर की कुछ रेडिएशन, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद जो लाइट बाहर निकले उसको प्रिज्म से भेजो, तो जो पैटर्न बनेगा दैट इज एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है? लाइट सोर्स से लाइट निकली और डायरेक्टली प्रिज्म पे डाल दिए, इसलिए एमिशन। यहां पर लाइट निकली लेकिन डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं डाले, किसी मटेरियल से उसको एब्जॉर्ब करवाए और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच के निकला उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो बारी बारी एमिशन के ही दो एग्जांपल आपके, कंटीन्यूअस और लाइन और एब्जॉर्प्शन, तीनों का अलग अलग ग्राफ है और इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बारी बारी से, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका आता है क्या, बताइए भाई? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाम पे जाओ। कॉन्टिन्यूअस माने क्या होता है? लगातार। कॉन्टिन्यूअस माने क्या होता है? लगातार। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लगातार, ठीक है। अच्छा, ये कोई लाइट सोर्स है, क्या है? लाइट सोर्स सन की तरह मैंने बनाया, सन को भी मान सकते हैं। इसके आगे मैंने क्या रख दिया? इससे निकली हमारी क्या? व्हाइट लाइट। क्या निकली? व्हाइट लाइट, वही विजिबल रेडिएशन, व्हाइट लाइट। इसको मैंने पास किया किससे? प्रिज्म से। आप किताबों में देखेंगे प्रिज्म ऐसा उल्टा भी रखा होता है, ये बेस वाला हिस्सा ऊपर और ये वाला हिस्सा नीचे, तो किताब में पैटर्न उल्टा बनेगा। तो आप ये नहीं घबराएंगे कि मैं गलत बना रहा हूं, ठीक है। इस पर लाइट जाके पड़ेगी, लाइट इस पर पड़ेगी, ये स्प्लिट करेगा 7 कलर्स में ऐसे ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन जो भी हो, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराइएगा। कहाँ? डार्क रूम में। और आपको पर्दे पर 7 कलर्स दिखाई देंगे ऐसे, 7, कितने बोलो? 7, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, जानते हो इसकी खास बात क्या होती है? 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे ऐसे स्क्रीन पे। डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक पर्दे पर, ये आपका क्या है? पर्दा है, ठीक है, स्क्रीन है। स्क्रीन पर आपके जो है 7 कलर्स दिखाई देंगे। खास बात क्या होती है? ये क्या है? लाइट सोर्स है। ये क्या है? लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स क्या एमिट कर रहा है? क्या? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को किस पे डाल दिए? बोलो किस पे डाल दिए? प्रिज्म पे डाल दिए। प्रिज्म ने व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद हर वेवलेंथ को अलग अलग कर दिया, एक अलग अलग रास्ता दिखा दिया, पर्दे पर अलग अलग बैंड बन गई, स्ट्रिप बन गई, ठीक है। अच्छा, ये आपका होता है विबग्योर। मैं लिख दे रहा हूं VIBGYOR। किताबों में आप देखेंगे वायलेट ऊपर होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, तो वहां पर प्रिज्म को आप देखेंगे उल्टा होगा। मैंने प्रिज्म को ऐसे बनाया है तो रेड ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। विबग्योर, इसको याद करने का तरीका विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। अच्छा, अब देखिए ये तो यहां से क्या हुआ? एमिट हुआ। अच्छा, एक चीज और जान लो, जहां पर रेड खत्म होता है वहीं ऑरेंज शुरू होता है। अच्छा, यूं कह लो कि थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ऑरेंज एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मतलब ईच कलर इज मर्ज्ड विथ कंसेक्यूटिव कलर। रेड इज मर्ज्ड विथ ऑरेंज, ऑरेंज इज मर्ज्ड विथ, मर्ज माने मिला हुआ, येलो, येलो इज मर्ज्ड विथ ग्रीन, ग्रीन इज मर्ज्ड विथ ब्लू, ठीक है। बीच में तनको गैप नहीं होता, एकदम मिक्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन वर्ड यहां लिखा हूं, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई पूछे क्यों एमिशन बोले? यहां से लाइट एमिट हुई। कोई बोले कॉन्टिन्यूअस क्यों बोले? क्योंकि हर कलर एक दूसरे में मर्ज है, मिला हुआ है। तो व्हाइट लाइट को पास किए प्रिज्म क्या होता है? जो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पाथ प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट इज डायरेक्टली पास्ड ऑन द प्रिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। दूसरा बस ऐसे ही सिंपल ग्राफ है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब आपका अगला क्या आता है? बोलिए लाइन स्पेक्ट्रम। बहुत तेजी से इसको ग्राफ को सारे बता दूंगा मैं। अगला आपका आता है लाइन स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है। ये कब बनता है? दिमाग में बैठा लो, गैस या वेपर, गैस या वेपर, दिमाग में बैठा लो, गैस या वेपर, लिक्विड नहीं, सॉलिड नहीं, गैस या वेपर। जब भी किसी एलिमेंट के गैस को या वेपर को इलेक्ट्रिक आर्क से हीट करो, या बुनसेन बर्नर, लैब में भी होता है बुनसेन बर्नर, बहुत हाई फ्लेम उसकी होती है, बुनसेन बर्नर पे गर्म करो, किसी भी एलिमेंट के गैस या वेपर को आप इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करो या बुनसेन बर्नर पे गर्म करो, उसके अंदर से क्या निकलेगी? रेडिएशन।
उस रेडिएशन को पास करा दो किससे, प्रिज्म पर। उस रेडिएशन को किस पे पास करा दो, प्रिज्म पर। और प्रिज्म पे जाने के बाद उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज कॉल्ड क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। फिर किसी को मैं एक नाम देता हूं, किताबों में तो नहीं लिखा था, मैं इसको नाम देता हूं डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी आप पढ़े थे ना कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें जानते हो क्या होता है, आप लोग नाम से समझ गए होंगे, इसमें हर दो कलर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। डार्क स्पेसेस लाइज इन बिटवीन टू कलर्स, दो वेवलेंथ के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, डार्क स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा, एलिमेंट के गैस या वेपर को इलेक्ट्रिक आर्क से गर्म करो या बुनसन बर्नर पे गर्म करो, उससे जो लाइट निकले, उससे जो लाइट गर्म करने के बाद जो लाइट निकले, इसके पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट लाइट सोर्स ले लिए थे। यहां पर क्या है, ये किसी एलिमेंट को गैस को, उसके गैस के वेपर को गर्म कर रहा है, उससे जो लाइट निकले उसको पास करो किस पर। तो ये देखिए यहां पर मैंने ले लिया एलिमेंट, क्या ले लिया, एलिमेंट, इसको मैंने गर्म कर दिया, ये देखिए बुनसन बर्नर, ये बर्नर है, बर्नर, बुनसन बर्नर पे गर्म कर दिया, इससे लाइट निकली, इसको पास करा दिया इस पे। अब जो आगे आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा, एक बैंड फिर थोड़ा गैप, फिर एक बैंड फिर थोड़ा गैप, फिर एक बैंड फिर थोड़ा गैप। ये देखिए ये डार्क स्पेसेस है, ब्लैक कर दे रहा हूं मतलब ये डार्क स्पेसेस है, ये आपके डार्क स्पेसेस हैं, ये आपका डार्क स्पेस है, डार्क स्पेस, स्पेस माने रिक्त स्थान। बताओ ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड क्या, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड क्या, बोलिए क्या कहते हैं इसको, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को जानते हो फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कहते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ एटम क्यों कहते हैं, ये बताइए, ब्रह्मांड में कभी दो इंसान का फिंगरप्रिंट सेम हुआ, मैंने तो आज नहीं सुना है। ब्रह्मांड में कभी भी दो लोग का फिंगरप्रिंट सेम हुआ है क्या, आप लोग सुना होगा, हर इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए जगह जगह फिंगरप्रिंट वाली मशीनें लगी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको फ्रॉड नहीं कर सकती हैं वो आपके साथ। तो इसको मैं इसी स्पेक्ट्रम को मैं नाम देता हूं, इसी थ्योरी को नाम देता हूं फिंगरप्रिंट ऑफ एटम और एलिमेंट। काहे, क्योंकि जानते हो जिस एलिमेंट को तुम यहां पर गर्म कर रहे हो ना, हर एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, यूनिक। किसी में स्पेस ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में तीनों वेवलेंथ मिलेगा अलग अलग, किसी में 4 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, किसी में 1 के मिलेगा, किसी में स्पेस कम होगा, किसी में स्पेस ज्यादा होगा, किसी में एक जगह कम होगा, किसी में एक जगह कम होगा। हर एलिमेंट एक अलग तरह का लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। 118 तरह के एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए और हर एलिमेंट एक अलग तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है। जब उसको आप यहां गर्म करोगे, यहां हाइड्रोजन रखोगे कुछ और बनेगा, लिथियम रखोगे कुछ और बनेगा, यूरेनियम रखोगे कुछ और बनेगा। यानी इसका एक फायदा और हुआ, यह हर एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है। कुछ एलिमेंट डिस्कवर भी हुए, मैं नाम भी लेना चाहूंगा। कुछ एलिमेंट रुबिडियम हो गए, सीजियम हो गए, नाम सुना होगा, रुबिडियम सीजियम एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इनको इसी स्पेक्ट्रम बनाकर, मान लो एक जगह हमको मिक्सचर मिला, जमीन के अंदर से मिक्सचर मिला, हमने उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जिनके स्पेक्ट्रम, ऐसे स्पेक्ट्रम अभी तक बने ही नहीं थे, मतलब वो कोई नया एलिमेंट है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये यूनिक आइडेंटिटी होती है किसकी, एटम की या एलिमेंट की। तो इसी को एक नाम देते हैं क्या, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। हर एटम का अलग अलग हो, ऑफ एटम, ऑफ एटम, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट के केस में अलग अलग स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, गैप है इसलिए डिसकंटिन्यूअस, यहां से एमिट हो रहा है इसलिए एमिशन, तो डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। तीसरा और आखिरी, ये था एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के थे, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, दोनों बता दिया। तीसरा क्या है बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज, भाई शादी विवाह में किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो बहुत तरह का खाना बना होता है। क्या सारा आइटम खाते हैं आप? नहीं, कुछ खाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वेज भी बना है, नॉनवेज बना है, आपने नॉनवेज खा लिया, वेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। आलू गोभी बना है, मटर पनीर बना है, आपने मटर पनीर खा लिया, आलू गोभी को रिफ्लेक्ट कर दिया। आप कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और जानना, ये तो फंक्शन खत्म होने के बाद क्या दिखता है, जो रिफ्लेक्ट हुआ सबसे ज्यादा,
भाई वेज नॉनवेज बना, सब लोग नॉनवेज खा चले गए, वेज कोई खाया ही नहीं। तो फंक्शन खत्म होने के बाद उस मंडप के, उस पंडाल के अंदर, उस जगह मेरे हाल के अंदर आपको क्या बचा हुआ दिखेगा? वेज खाना, क्योंकि नॉनवेज तो सब लोग एब्जॉर्ब करके चले गए, नॉनवेज तो सब लोग एब्जॉर्ब करके चले गए, ठीक है। तो जो चीज आप एब्जॉर्ब कर लेंगे वो नहीं दिखाई देगा, जो चीज आप रिफ्लेक्ट कर देंगे वही दिखाई। कलर का भी यही होना, ये आपको पिंक दिख रहा होगा क्योंकि ये जो जिस मटेरियल से बना है उसने सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल एक कलर को छोड़ दिया रेड और कुछ को छोड़ दिया, जिसके मिक्सचर से क्या बना? पिंक बना, ठीक है। अच्छा अब देखिए एब्जॉर्प्शन यहां वर्ड है, इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई। मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, क्या है बोलिए? लाइट सोर्स है, एमिट ही हो रहा है यहां, लेकिन एब्जॉर्ब से टर्म है, इससे निकला आपका व्हाइट लाइट। क्या निकला? व्हाइट लाइट। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बताइए व्हाइट लाइट में कितने तरह के वेवलेंथ होते हैं? 7 विद ग्योर। व्हाइट लाइट में कितने तरह के वेवलेंथ होते हैं? 7 विद ग्योर। बताओ सातों का वेवलेंथ अलग अलग होता है? हाँ। बताओ सातों की एनर्जी अलग अलग होती है? हाँ। 7 तरह के कलर है भैया, ये देखिए लिख रहा हूं, λ1, λ2, कोई भी हो रेड में नाम है, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, 7 तरह के वेवलेंथ है इस व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है। अच्छा व्हाइट लाइट अभी स्प्लिट नहीं हुई है, मैं खाली आपको ऐसे बता रहा हूं 7 तरह के, ये 7 एक सिंपल फॉर्म में चले गए और इसके आगे रख दिया कोई मटेरियल। क्या रख दिया? कोई भी मटेरियल रख दिया। बेसिकली हाइड्रोजन गैस आप लेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ये बताओ इस मटेरियल के, ये किससे बना होगा? एटम से। एटम के सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? सेल। सेल के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, मतलब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो पहले सेल से कहां चला जाएगा? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। थोड़ी ऑब्जर्व करेगा दूसरे में जाएगा, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो पहले से 10वें में चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी आवश्यकता, कोई 6वें सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी ऑब्जर्व करके 9वें में चला जाएगा, कोई 9वें का होगा 10वें में चला जाएगा, कोई 7वें का होगा 13वें में चला जाएगा। डिपेंड करता है कितनी एनर्जी ऑब्जर्व किया। सब अपनी आवश्यकता, तो अपनी भूख के अनुसार इस खाने को, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ क्या ये व्हाइट लाइट, क्या ये 7 वेवलेंथ व्हाइट लाइट के अंदर बाहर निकलेंगे? नहीं। अब यहां से कुछ निकला, बताओ क्या अब इसके अंदर ये 7 कलर होंगे? नहीं। कुछ कलर की एनर्जीज को ये मटेरियल क्या कर चुका होगा? एब्जॉर्ब कर चुका होगा, एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अब इसके आगे हमने रख दिया क्या? प्रिज्म। व्हाइट लाइट निकली, व्हाइट लाइट के अंदर ये 7 कलर, मैंने अलग नहीं किया, ये आपको बता रहा हूं इसके अंदर 7 कलर। इसको अलग कैसे करते हैं पहले बता चुका हूं। फिर इस व्हाइट लाइट को पास किया मटेरियल में, मटेरियल ने 7 में से कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को बाहर भेज दिया सिंगल लाइन में, इसको पास किए प्रिज्म पे। अब ये अलग करेगा, यहां पर आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। λ1 मिल गया, λ4 मिल गया, λ7 मिल गया। 3 वेवलेंथ मिली, λ1, λ4, λ7। बाकी वेवलेंथ कहां गई? ये जो मटेरियल है इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम 3 तरह के हो गए, पहला डिस्कंटिन्यूअस, दूसरा लाइन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। कॉन्टिन्यूअस में सारे कलर मिल रहे थे, सिंपल व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे पास किए थे। लाइन में बुनसेन बर्नर पे एलिमेंट को गर्म किए, कुछ डार्क स्पेसेस बने स्पेक्ट्रम के बीच में, उसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कह रहे थे। उसके बाद आपका एमिशन में ये कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, जो बचा वो बन गया, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, इसी में हाइड्रोजन भर दोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो आगे वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब आपका अगला एक टॉपिक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा तो यही याद रहे, एब्जॉर्प्शन में बता रहा हूं, जो मटेरियल है अगर उसी की जगह हाइड्रोजन भर दें तो, अभी मैंने बताया ना, दूसरे से चौथे में, चौथे से 5वें में, 5वें से 6वें में, पहले से तीसरे में, कहीं भी जा सकता है। तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये 4 ही बना रहा हूं, आप 5वां, 6वां, 7वां भी बना सकते हैं। अच्छा तो ये पहले सेल का इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं भी जा सकता है, दूसरे में भी। ये पहला सेल है, n = 1 2 3 4, तो पहले का एनर्जी करके दूसरे में भी जा सकता है, पहले से तीसरे में भी जा सकता है, पहले से चौथे में भी जा सकता है, पहले से 5वें में, 6वें में, इनफाइनाइट जा सकता है। अच्छा तो दूसरे से तीसरे में जा सकता है, दूसरे से चौथे में जा सकता है, मतलब तीसरे से चौथे में जा सकता है। नहीं समझ में आपको? ठीक है। अच्छा एक और बना दो, ऐसे ही लो, थोड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं। तो पहले से 5वें में भी जा सकता था, ये 5वां हो गया आपका 5वां सेल। पहले से ही आपका यहां भी जा सकता था, दूसरे से, तीसरे से आपका यहां भी जा सकता था, फिर चौथे से आपका 5वें में भी जा सकता, कहीं कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी।
अच्छा इलेक्ट्रॉन जो इतना तो आप जान ही रहे हो ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाहर सेल, सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाना चाहता है, हायर। ये तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, हायर में जाएगा तो ये किस फॉर्म में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये क्या एमिट करेगा, वेवलेंथ। हमको लाइन स्पेक्ट्रम, कई तरह के स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे, रेडिएशन दिखाई देंगे अलग अलग वेवलेंथ की। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा इसका उल्टा सोचो, ये तो जब हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा और हम इसको एनर्जी देना बंद कर दें, तो ये तो जब कोई चीज हाई एनर्जी लेवल में जाती है और एनर्जी देना बंद हो जाती है तो ऊपर से नीचे गिरती है, नहीं गिरती है एनर्जी लूज करके। अरे भाई सब इस इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल सेल तो पहला ही है, तो इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं, पांचवें से गिरेगा तो कहां आएगा, पहले में। पांचवें से गिर के कहां आ सकता है, चौथे में। ठीक है, उल्टा। अब इसी का उल्टा मैं ग्राफ यहां बनाने जा रहा हूं, जैसे ये देखिए। ठीक है, ये आपका हो गया, तो 3 4 5 6 लाइन बनाई। ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये तो कहीं से भी गिरेगा इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी एनर्जी लूज करेगा, कहां आएगा, पहले पे, चाहे पांचवें से पहले पे, चाहे चौथे से पहले पे, चाहे तीसरे से पहले पे, चाहे दूसरे से पहले पे। अच्छा ये भी तो सकता है पहले पे ना गिर के दूसरे पे आ जाए, वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से एक बार सबको पहले पे गिराए, चाहे 100 सेल हो, 100 से पहले पे, 99 से पहले पे, 98 से पहले पे, एक बार दूसरे पे गिराए, अब तीसरे पे, अब चौथे पे, और फिर पांचवें पे। एक और बना लेंगे तो आपका वो भी आ जाएगा, क्या, छठवें पे। तो जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई लोग नाम देते हैं इसको, बोलते हैं लाइमन। क्या नाम, साइंटिस्ट थे, सब साइंटिस्ट थे। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हुए किसी भी सेल से गिरे, लेकिन पहले सेल पे आके रुके, तो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को बोलते हैं लाइमन। दूसरे पे गिरे बामर, तीसरे पे गिरे पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फरी, ऐसे 6 तक है। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फरी। तो ये लाइमन हो गया, ये बामर BALMER, फिर पास्टन, स्पेलिंग में देख रहा हूं PASCHEN, फिर ब्रैकेट BRACKETT, फिर फुंड PFUND, फुंड। और इसका एक और होता है, ओनली बोल दे रहा हूं, 7वें से 6वें पे आएगा, बनाया नहीं 7वां सेल, तो हम्फरी। क्या बोलते हैं, हम्फरी। तो यही चीज बनाया हूं मैं यहाँ पर, यहाँ जाते वक्त दिखाया हूं जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और यहाँ गिरते वक्त दिखाया हूं जब एनर्जी लूज किया। भाई आपको 50 लाख रुपए मिले, वर्ल्ड टूर पे निकल गए, कब तो खत्म होगा 50 लाख रुपए, फिर लौटेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कहीं जाते हैं तो फिर आते भी तो हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपना घर छोड़ के हाई एनर्जी लेवल में गया है, तो हाई एनर्जी लेवल से एनर्जी लूज करके लोअर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कहीं जाते हैं तो वापस आते भी है। ठीक है, तो यही, चाहे आप ऐसे दिखाएं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे आप ऐसे दिखाएं, ये एब्जॉर्ब करने के बाद की बात है। एब्जॉर्ब किया तभी तो लोअर से हायर में गया, और फिर उसको लूज करके तभी तो हायर से लोअर में आया। तो अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लाइमन सीरीज, तो ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस वेयर इलेक्ट्रॉन falls from the higher energy level to the first energy cell, from the higher energy cell to the first energy cell is called Lyman series. कोई बोले बाल्मर सीरीज की डेफिनेशन, तो all the spectral lines in which electron falls from the higher energy cell to second energy cell, second। बाल्मर के लिए जो जहां पर रेडिएशंस आ रहे हैं वो हमेशा 2 होगा, लाइमन के लिए 1 होगा, तो ये आपको रखना पड़ेगा। अब यहीं पर एक फार्मूला आता है, लगे हाथों, न्यू बार, मैंने पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। दिस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1 बाई लैम्डा। इसका एक फार्मूला और होता है RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। न्यू बार क्या है, पिछले वीडियो में बताया हूं, वेव नंबर। लेम्डा क्या है, वेवलेंथ। R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, फिक्स होती है इसकी वैल्यू। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन होगा तो 1, बेसिकली किताबों में जेड स्क्वायर नहीं रहता है, तो वो हाइड्रोजन के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। N1 क्या है, N1 मतलब जहां इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, जैसे लाइमन के लिए N1 क्या होगा, 1। यही लिख दे रहा हूं तुरंत मैं, ठीक है, तो ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूं, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बातें हो रही हैं। कोई पूछे लाइमन के लिए, तो फॉर लाइमन N1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1।
और ये कई कहेंगे सर N2 क्या होगा? अब N2 जहां से गिर रहा है, मान लो छठवें से गिर रहा है और पहले पे आ रहा है, तो N1 की जगह 1 और N2 की जगह 6। बोले इन द लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द थर्ड सेल, तो N1 की जगह 1 क्योंकि बोला है लाइमन, N2 की जगह 3 क्योंकि तीसरे से गिर रहा है। तो फॉर लाइमन N1 1, बाल्मर N1 2, पास्टन N1 3 एंड सो। तो ये भी आप नोट करेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। एक छोटा सा और फार्मूला है बताता हूं, फिर इसको आज के वीडियो को वाइंड अप करता हूं, ठीक है? इसको नोट करिए, जैसे नोट करिए। पास्टन के लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के लिए 4, प्रीफंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6, N2। अच्छा ये देखो एक चीज और यहां नोट कर लो, N2 विल बी ऑलवेज मोर देन N1। अबे तुम पहले मंजिला से कभी तीसरे मंजिला पे गिरे हो? हमेशा तीसरे मंजिला से ना पहली मंजिला गिरे हो। तो जहां से गिरते हो ऊपर होता है और जहां आके रुकते हो नीचे होता है। तो ये क्या है? जहां से गिर रहे हो, और ये क्या है? जहां पर आके रुक रहे हो। तो जहां से गिर रहे हो ज्यादा ही ना होगा, तो N2 इज ऑलवेज मोर देन N1। अगर N1 की वैल्यू 3 है तो N2 जो है 3 से ज्यादा ही होगा, 3 भी नहीं होगा। इतने पहले तल्ला से गिरे, पहले पे ही गिर गए। ये कैसे हो सकता है? समझे ना? मिटाते हैं, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बता दिया, जेट हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। बेसिकली इसको हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ, ये वेव नंबर, इसका फार्मूला पहले ही बता चुका हूं, पिछले वीडियो से बताया। ऐसा कोई स्पेक्ट्रम समझा नहीं पाएगा, बता दे रहा हूं इतना आसान तरीके से, तो खूब बढ़िया से जो है समझ लीजिएगा। अब देखो एक चीज आता है आपका काउंटिंग नंबर ऑफ लाइंस इन सीरीज। इसका भी एक फार्मूला होता है, नोट कर लो जल्दी, कोई बताता नहीं है। N2 माइनस N1 और फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, नोट कर लो। N2 N1 क्या है आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा तो कोई चीज अगर छठे से गिर रही है तीसरे पे, कोई चीज 6 से 3 के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी? अगर आपसे कोई पूछे कि छठवें सेल और तीसरे सेल के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, गिन के दिखाओ। आइए गिनते हैं। ये मैंने बना लिया तीसरा, डायरेक्ट तीसरा ले लिया, क्यों? हमको उससे नीचे का नहीं गिनना है। ये मैंने बना दिया चौथा, ये मैंने बना दिया पांचवा, ये मैंने बना दिया छठवां। आइए गिनते हैं। ये तो छठवें से कहां आ सकता है? तीसरे पे। चलो करेंगे, दूसरे पे भी जा सकता है। दूसरे सेल का पूछा है क्या? पूछा है कि छठवें सेल से और तीसरे सेल के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, बस, ठीक है? छठवें से पांचवें पे, पांचवें से तीसरे पे, चौथे से तीसरे पे, फिर छठवें से चौथे पे, पांचवें से चौथे पे, फिर छठवें से। ये गिनो कितना बना? 1 2 3 4 5 6। आइए इस फार्मूला से निकालते हैं। बताओ N2 जो ज्यादा है वो N2, तो 6 माइनस N1 3 ब्रैकेट बंद, 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 में 3 गया 3 गुणे 6 में 3 गया 3 3 1 4, 3 गुणे 4 और 2, तो ये 4 3 12 12 और 2 6, ओ नो 6 ही लाइन तो है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी एक फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। कोई पूछे 7वें सेल से कोई लेके पहले सेल के बीच में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी? N2 की जगह 7, N1 की जगह 1, N2 की जगह 7, N1 की जगह 1, सॉल्व करके आंसर। आपको ये बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बना के इसको गिने। एक बार बनाकर इससे भी गिनवा दिया 6 और इससे भी निकाल दिया 6, ठीक है? तो इसको आप नोट करेंगे। पूरा स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया, 2 बड़े बढ़िया फार्मूले बता दिए। इसको खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ न्यूमेरिकल लगवा दूं, बहुत छोटे छोटे बहुत आसान। अधिकतर तो ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल वाला है। मॉडर्न केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां क्वांटम नंबर निकालना, नोड निकालना, उस पर तमाम क्वेश्चन बनेंगे। इन सब पे भी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप इसको लगाते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि लगवा